वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसमें हम आपको जैसे स्टूडेंट्स हमने आपको सेल पढ़ाया था। फॉर एग्जांपल ये एक सेल था, तो सेल मेम्ब्रेन है ये सबसे बाहर, फिर उसके अंदर ये जो ऑर्गेनल है जो अंदर है इसको साइटोप्लाज्म कहा, और फिर दरमियान में क्या था, इसका न्यूक्लियस था। ये इसके ऑर्गेनल्स हो गए। और फिर इसी तरह बाद में दूसरे ऑर्गेनल्स की भी बात करेंगे, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे इसके ऑर्गेनल्स में आते हैं। तो अभी आपको आज हम बात करेंगे ऑर्गेनल्स की। तो याद रखिएगा, जब कभी हम बात करते हैं जबकि ऑर्गेनल्स या अहम जो इसके ऑर्गेनल्स की बात करेंगे, विच मेकअप द सेल, जिनसे सेल बना है, it is important to bear in mind that structure and function are closely related in living system। यानी जितने भी जानदार हैं उनके ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है। अच्छा, when studying organelles ensure that you observe specific structures from micrographs। यानी ये आप देख सकते हैं, ये जो माइक्रोग्राफ्स हैं, माइक्रोग्राफ यानी वो ऐसी डायग्राम्स हैं जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए ली जाती हैं। और एक तो आपने माइक्रोग्राफ के ज़रिए इसको ऑब्ज़र्व करना है, देखना है इसको पढ़ते हुए ऑर्गेनल्स को, और क्या करना, देट अलाउ ऑर्गेनल टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, और ये इसी यानी के ज़रिए स्पेशल फंक्शंस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले है साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये पूरा अंदर का एरिया क्या कहलाता है, न्यूक्लियस से लेके यहाँ सेल मेम्ब्रेन तक है, ये पूरे एरिया साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। तो पहले याद रखिएगा पहला पॉइंट कि सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस जिसने सेल को फिल किया हुआ है, जेली नुमा एक सब्सटेंस है, इसको साइटोप्लाज्म का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो साइटोप्लाज्म में 90% क्या है, वाटर है। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म में दूसरा हमने कहा 90% वाटर है। डिज़ॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं, डिज़ॉल्व न्यूट्रिएंट्स में सॉल्ट्स आते हैं, ठीक है, जो उसको चाहिए, और मिनरल्स आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और विटामिन, प्रोटीन्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स सेल को चाहिए, ये सेल में पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं डिज़ॉल्व न्यूट्रिएंट्स, जैसे मुख्तलिफ सॉल्ट, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। और इसमें ऐसी भी चीज़ें हैं जो सेल को नहीं चाहिए। पीछे हमने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, जो कि डिफ्यूजन के ज़रिए या ऑस्मोसिस के जरिए सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलती हैं। तो ये इसके 3 काम बता दिए कि एक तो जेली लाइक सब्सटेंसेस है, 90% वाटर है, डिज़ॉल्व न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट हैं। अब इसके फंक्शंस याद रखिएगा कि ये सेल साइटोप्लाज्म में क्या फंक्शन है इसका, साइटोप्लाज्म का। तो पहले तो याद रखें जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ये सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनल हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वेसिकल्स, इन सब को होल्ड करके रखता है, यानी इनको बाहर आने नहीं देता सेल से, इनको अंदर होल्ड करके पकड़ के रखता है। अच्छा, विच मेकअप द साइटोप्लाज्म, और ये ऑर्गेनल्स मिलके साइटोप्लाज्म बना रहे हैं। नरिशिंग सेल बाय सप्लाइंग इट विथ सॉल्ट्स, ये हमने कहा था इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और ये सेल्स को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, जिसकी वजह से ये सेल नरिश करता है, बड़ा होता है। एंड शुगर्स भी इसको देता है, सप्लाई करता है, और यहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म था स्टूडेंट्स। फिर अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। तो याद रखिएगा ये एक माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क है, कुछ प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। याद रखिएगा इस तरह की 9 ट्यूब लाइक 9 ट्रिपलेट्स होती हैं इनकी, 3 इसी तरह। तो ये 9 यानी ट्यूब्स मिलके माइक्रोट्यूब्यूल बनाती हैं, और उनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें फिलामेंट्स कहते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और वेरियस फिलामेंट्स साइटोप्लाज्म में क्या हुई हैं, फैली हुई हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। और याद रखिएगा हमने कहा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है,
तो इनका काम एक तो सपोर्ट देना है, ठीक है, साइटोस्केलेटन का काम। और दूसरा काम इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल। चीज़ें सेल से अंदर आगे पीछे जो मूवमेंट होगी, क्योंकि ये ट्यूब लाइक है तो इन्हीं ट्यूब्स के अंदर ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल एक प्रोटीन की बनी है स्टूडेंट्स, जिसे हम कहते हैं ट्यूबिलिन प्रोटीन। और फिलामेंट जिन प्रोटीन्स की बनी है उनको कहा प्रोटीन। तो ये आपको समझ आ गया होगा, माइक्रोट्यूब्यूल भी, फिलामेंट्स भी, और इनके अंदर कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं ये भी हमने बता दिया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस या अक्सर लॉन्ग में या शॉर्ट नोट में भी आता है, तो गौर से सुनना है। एक तो न्यूक्लियस क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल है सेल का, यानी सबसे बड़ा जो ऑर्गेनल है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अच्छा, इसमें क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में। ये देखें, ये अगर सेल है, इसके अंदर ये डीएनए है, डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, ये डीएनए के फॉर्म में। ये जो बीच में बना है ये डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट ऑर्गेनल है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में होती है। और इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज़ द प्राइमरी फैक्टर डिस्टिंग्विश यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। पीछे स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया था हमने, प्रोकैरियोट के अंदर बैक्टीरिया वगैरह आए थे, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी, यानी प्लांट और एनिमल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, इनको यूकैरियोट्स कहा। और प्रोकैरियोट जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया थे। तो याद रखिएगा, यही न्यूक्लियस है जो यूकैरियोट्स को और प्रोकैरियोट्स को अलग कर रहा है। उसके बाद याद रखिएगा, न्यूक्लियस इज़ कवर्ड बाय 2 फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स नाउन एज न्यूक्लियर एनवेलप। स्टूडेंट्स, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक डबल मेम्ब्रेन है, ये देखें क्या है स्टूडेंट्स, ये एक फॉस्फोलिपिड की डबल मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। क्या कहते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये डबल लेयर्ड फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, इसको हमने न्यूक्लियर एनवेलप कहा, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि 2 फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन नाम इज न्यूक्लियर एनवेलप दैट सेपरेट द न्यूक्लियस एंड इट्स कंटेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और उसके कंटेंट्स को ये सेपरेट करती है। और उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स फाउंड इन द न्यूक्लियर एनवेलप एंड हेल्प टू रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमने न्यूक्लियर एनवेलप कहा था, इसमें हमने कहा बीच में क्या है, न्यूक्लियर पोर्स हैं। ये जो गैप्स हैं ये न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं ये। तो अब इन न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए सेल के अंदर, विथ इन द सेल और आउट ऑफ द सेल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। इसमें आरएनए भी हो सकते हैं, कोई आरएनए या प्रोटीन जो अंदर आ रहा हो बाहर हो, तो इनका एक्सचेंज न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब ये देखें, ये न्यूक्लियर एनवेलप है न्यूक्लियस का, और यहाँ इनके न्यूक्लियर पोर्स हैं। और ये न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं। और याद रखिएगा, इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप ग्रेन्युलर फ्लूइड्स प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर वाटर के यानी फ्लूइड, पानी जैसी कोई चीज़ें होती हैं लिक्विड टाइप, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ जगहों पे कैविटीज़ हैं जिनके अंदर आरएनए होता है। तो वो कैविटीज़ जहाँ पर आरएनए पाया जाए वो न्यूक्लियोलस हो। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, ये न्यूक्लियर एनवेलप था जो 2 फॉस्फोलिपिड्स के लेयर थे, इनके दरमियान जो सुराख थे पोर्स थे, इनको न्यूक्लियर पोर्स कहा। और इनके दरमियान यहाँ एक ग्रेन्युलर फ्लूइड था जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियोलस उसे कहा स्टूडेंट्स जहाँ पे आरएनए पाया जाता है, क्या, आरएनए, उसको न्यूक्लियोलस कहा। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा
कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। इन न्यूक्लियस एग्रीगेशन ऑफ आरएनए प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोलस इन नॉन डिवाइडिंग सेल जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। याद रखिएगा, जो इन सेल्स में माइटोसिस मियोसिस नहीं हो रही, क्योंकि यही सेल डिवीजन के इसी के थ्रू होती है, तो वहाँ ये जो होते हैं आरएनए ये क्रोमेटिन के फॉर्म में होते हैं, यानी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिन। तो ये जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो इस तरह से नज़र आता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करेगा बाद में यही क्रोमेटिन इस तरह से क्रोमोसोम की शक्ल में नज़र आता है जब डिवीज़न के बाद। तो ये इसका डिफरेंस याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ाया, जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप को समझाया आपको, फिर न्यूक्लियर पोर्स को समझाया। न्यूक्लियर पोर्स के बाद हमने न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं 1 2 3 4 5, यानी अगर आपको याद हो जाएंगी तो पूरा न्यूक्लियस आपको याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको गौर से सुनना है ताकि आपको ये टॉपिक सही से याद हो। दूसरा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर इसको माइटोकॉरियन कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा था यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है, यानी यूकैरियोट में पाया जाता है, तो इसका मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, क्योंकि पीछे यूकैरियोट की डेफिनेशन हमने बताई थी कि इसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होगा, इसको मेम्ब्रेन कहेंगे, और ये यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स के एग्जांपल प्लांट या एनिमल्स हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी एक फॉस्फेट बाहर की तरफ है, कुछ फॉस्फेट अंदर की तरफ है, तो 2 लिपिड्स हो गए इसके, बाइलेयर्स, 2 लेयर्स हो गई, एक फॉस्फेट इधर एक फॉस्फेट इधर, तो ये 2 मेम्ब्रेन्स फॉस्फो बाइलिपिड कहलाती हैं, 2 फॉस्फोलिपिड लेयर्स। ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन है जो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ, ये जो है बाहर यहाँ आउटर मेम्ब्रेन है, और एक दूसरी स्टूडेंट्स अंदर की तरफ बनी है जिसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ चले आपको जूम करके दिखाते हैं, ये जो बाहर ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, और जो अंदर है ये इनर मेम्ब्रेन है, ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, और दोनों लेयर्स इनर और आउटर। फिर याद रखिएगा, there is an outer membrane and inner membrane. The inner membrane contain many folds called cristae. यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यानी ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स बने हैं। फोल्ड उसे कहते हैं कि अंदर की तरफ ये मुड़ी हुई, ये देखें ये फोल्ड्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स, और इन्हीं फोल्ड्स को हमने क्रिस्टी का नाम दिया है। क्या नाम दिया? क्रिस्टी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो इनर फोल्ड्स हैं उनको क्रिस्टी कहते हैं, विच कंटेन स्पेशलाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन, और इनके अंदर ये देखें ये जो राउंड राउंड नज़र आते हैं ये ख़ास किस्म के प्रोटीन्स हैं या राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा था। ठीक है, डेट एनेबल माइटोकॉन्ड्रिया टू सिंथेसाइज एटीपी, और इन्हीं प्रोटीन्स के ज़रिए ये एटीपी बनाते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी की एक फॉर्म है जो सेल को अपने यानी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए चाहिए। फिर जो इनसाइड इनर मेम्ब्रेन एक जेली लाइक मैट्रिक्स है, और इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखें ये क्रिस्टी के जो अंदर है स्टूडेंट्स, ये मैं चलें जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये फोल्डिंग्स को तो हमने क्रिस्टी कहा, अब ये जो सरफेस एरिया है अंदर की तरफ इसको मैट्रिक्स कहते हैं, और ये जो मैट्रिक्स के अंदर मुख्तलिफ इसके कंपार्टमेंट्स बने हुए, और यहाँ पर याद रखिएगा मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं, जिसके ज़रिए एटीपी बनती है। जैसे एरोबिक रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ब्रेक डाउन होके सेल के लिए एनर्जी बनती है, फिर सेल अपनी एक्टिविटीज़ कैरी करता है। इसी वजह से पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एटीपी बनती है इस मैट्रिक्स के अंदर,
एरोबिक रिस्पायरेशन इस मैट्रिक्स में होगी और इससे जो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में निकलती है वो सेल यूज़ करेगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे, जिसमें हमने आपको सेल ऑर्गेनल्स बताए पहले, फिर साइटोप्लाज्म के बारे में बताया कि साइटोप्लाज्म क्या है, इसमें क्या वाटर कितना पाया जाता है, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसका फंक्शन समझाया। फिर साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स समझाया आपको, फिलामेंट्स, और इनके अंदर ये कौन से प्रोटीन्स के बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, फिलामेंट्स, ये बताया। फिर न्यूक्लियस के बारे में हमने बताया कि न्यूक्लियस लार्जेस्ट होता है सेल में और इसमें डीएनए पाया जाता है और ये यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स से अलग करता है। और उसमें 2 फॉस्फोलिपिड लेयर, न्यूक्लियर इन्वेलप समझाया, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर न्यूक्लियर पोर्स समझाए। फिर उसके दरमियान हमने न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियोलस समझाया और क्रोमेटिन। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हमने इसकी 2 आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बारे में बताया, क्रिस्टी मैट्रिक्स के बारे में, और इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं ये बताया। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।